नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और लोकसभा चुनाव का सबसे बड़ा शो कौन बनेगा प्रधानमंत्री, इस पर देश ही नहीं दुनिया भर की नजरें टिकी हुई हैं। ऐसे में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहद ही खास पॉलिटिकल शो। इस बुलेटिन में हम आपको अलग अलग 4 सेगमेंट्स में खबरें दिखाते हैं। सियासत की सबसे बड़ी खबर से लेकर नेताओं के बवाली बयान, सियासत से जुड़ी हुई वायरल तस्वीरों के साथ ही हम आखिर में फटाफट अंदाज में चुनावी चौबीसा भी आप तक पहुंचाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये शो और सबसे पहले देखते हैं आज की सबसे बड़ी चुनावी खबर। कुरुक्षेत्र से सांसद नायब सिंह सैनी हरियाणा के नए मुख्यमंत्री होंगे। भाजपा विधायक दल की बैठक में उनके नाम पर मुहर लगी। नायब सिंह सैनी ओबीसी समुदाय के बड़े नेताओं के तौर पर जाने जाते हैं। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इस बदलाव के कई मायने बताए जा रहे हैं। सवाल यही कि ओबीसी चेहरे को बीजेपी ने सीएम क्यों चुना। हरियाणा में लोकसभा चुनाव से पहले ही सियासी भूचाल आ गया। दरअसल सीट शेयरिंग के मुद्दे पर सहयोगी जेजेपी यानी जननायक जनता पार्टी से तनातनी के चलते बीजेपी ने दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी से गठबंधन तोड़ लिया। यही नहीं, मंगलवार की सुबह करीब 11 बजे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा भी सौंप दिया। पूरे दिन हाई वोल्टेज सियासी ड्रामा के बीच बीजेपी विधायक दल की बैठक में नायब सिंह सैनी को नेता चुना गया। नायब सिंह सैनी ओबीसी समुदाय के बड़े नेताओं के तौर पर जाने जाते हैं। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इस बदलाव के कई मायने बताए जा रहे हैं। बीजेपी हरियाणा में नॉन जाट की राजनीति करती है। करीब 9 साल पहले बीजेपी ने मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री बनाकर सबको चौंका दिया था। अब लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा में बीजेपी ने फिर बदलाव किया है और इस बार बीजेपी ने एक ओबीसी नेता को प्रदेश की कमान दे दी है। और निष्ठा रखूंगा, मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं नायब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। चर्चा है कि मनोहर लाल खट्टर को करनाल लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार बना सकती है। हरियाणा का ओबीसी समुदाय पिछले कुछ समय से लगातार सत्ताधारी दलों पर समुदाय के लोगों की अनदेखी के आरोप लगा रहे हैं। पिछले दिनों रोहतक में एक ओबीसी समाज ने एक बड़ी रैली की थी और उसमें कहा गया कि सरकार में ओबीसी समाज अब तक अपने हक और अधिकारियों से महरूम है और उनको सही हक नहीं मिल पाया। शायद इसी को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने बहुत बड़ा कार्ड खेला। कुछ महीने पहले ही मध्य प्रदेश में लैंडस्लाइड बिक्री के बाद बीजेपी ने ओबीसी वर्ग से आने वाले मोहन लाल यादव को मुख्यमंत्री बनाया था। विरोधी गठबंधन की ओर से बार बार ओबीसी कार्ड खेला जाता रहा है। बीजेपी अपने मुख्यमंत्रियों का चयन ओबीसी वर्ग से आने वाले अपने नेताओं का कर इसी सवाल का जवाब दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो बिहार में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एनडीए में सीटों के बंटवारे के पेंच से ज्यादा चाचा और भतीजे यानी कि पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान के बीच सुलह कराने की चर्चा है। सवाल यही उठ रहे हैं कि आखिर कैसे मानेंगे चाचा भतीजा। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी लगातार अपने सहयोगी दलों से संपर्क साध रही है। बिहार में सीटों का फॉर्मूला क्या होगा, इस पर सभी की नजर टिकी है। पर सबसे बड़ी चुनौती एनडीए के लिए पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच सुलह कराने की है। सूत्रों की माने तो बीजेपी ने पशुपति पारस से संपर्क साधा है। पशुपति और चिराग में सुलह की कोशिश हो रही है। पशुपति ने बिहार बीजेपी प्रभारी से भी मुलाकात की है। विनोद तावड़े से सीट शेयरिंग को लेकर मुलाकात हुई। इस दौरान पशुपति पारस ने साफ कर दिया कि हाजीपुर सीट पर उनका ही दावा है और वे वहीं से चुनाव लड़ेंगे।
चिराग पासवान भी हाजीपुर सीट से अपनी दावेदारी बीजेपी के सामने रख चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक विनोद तावड़े ने पशुपति पारस के सामने प्रस्ताव रखा था कि चिराग और उनकी पार्टी एक बार फिर एक साथ हो जाएं, लेकिन पशुपति पारस ने साफ कर दिया कि अब एक होना संभव नहीं है। चिराग पासवान के साथ दिल, दल और परिवार कभी नहीं मिल सकते। पासवान परिवार में झगड़े से एनडीए की मुश्किल ये है कि पासवान फैमिली में उत्तराधिकार की लड़ाई है। रामविलास पासवान का उत्तराधिकारी कौन? हाजीपुर सीट पर चिराग और पशुपति आमने सामने हैं। हाजीपुर सीट के लिए चिराग पासवान अड़े हैं, जबकि पशुपति पारस हाजीपुर सीट नहीं छोड़ना चाहते। इधर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी कहते हैं कि जल्द ही खुशखबरी मिलेगी। चाचा भतीजे के सवाल पर कहा कि सभी लोगों से बातचीत चल रही है, इसके बाद सभी सूचना दे दी जाएगी। अरे पार्टी के अंदर भी तो वार्ता होती है, पार्टी के संगठन और कैसे चुनाव की पूरी प्रक्रिया होगी, ये सारे प्रोसेस पूरे किए जा रहे हैं। हमने बार बार कहा है कि पार्टी के तरफ से लोग अधिकृत हैं, सभी पार्टियों से वार्ता चल रही है, आप लोग को जल्द से जल्द खुशखबरी मिलेगी। चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस को लेकर सभी लोगों से बात चल रही है, वार्ता पूरा होने के बाद तुरंत सूचना दी। चुनाव से ठीक पहले एनडीए में सीटों के पेंच से ज्यादा बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिर कैसे मानेंगे चाचा भतीजा। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और बड़ी खबर इस वक्त पटना से आ रही है, जहां सम्राट चौधरी दिल्ली से पटना लौटे हैं। सीट शेयरिंग पर सम्राट चौधरी की तरफ से बयान दिया जाता है। चुनाव की घोषणा से पहले सीटों का बंटवारा हो जाएगा। चिराग पासवान की नाराजगी पर भी सम्राट चौधरी ने कहा कि किसी की कोई नाराजगी नहीं है भाई, सभी लोग एक साथ ही आएंगे। तो सम्राट चौधरी दिल्ली से पटना लौट चुके हैं। सीट शेयरिंग पर सम्राट चौधरी की तरफ से बयान आता है कि बहुत जल्द सीटों का बंटवारा भी जो है वो कर लिया जाएगा और चुनाव की घोषणा से पहले ये सब कुछ हो जाएगा। चिराग पासवान की नाराजगी पर भी उन्होंने खुलकर कहा कि भाई कोई नाराजगी है ही नहीं। हो जाएगा, अभी तो चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, घोषणा होने के पहले ही पूरा होगा। नाराज है क्या साथ में आज? नहीं, सभी लोग आएंगे, सभी लोग आएंगे। तो नीतीश मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा, ये सवाल सियासी गलियारे में जोर शोर से उछल रहा है। जदयू से कौन बनेगा, बीजेपी किसे जगह देगी, इस पर संशय गहराया हुआ है। लेकिन इसी बीच जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक बहुत जल्द नीतीश कुमार अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकते हैं, जिसका इशारा एनडीए के नेता भी दे रहे हैं। बिहार में एनडीए सरकार बने महीने से ज्यादा का वक्त बीत गया, पर अभी तक कैबिनेट का विस्तार नहीं हो पाया है। अब जब लोकसभा चुनाव सर पर है और कभी भी आचार संहिता लागू हो सकती है, नीतीश कुमार भी विदेश दौरे से वापस लौट चुके हैं, तो ये चर्चा और तेज है कि बहुत जल्द बिहार में कैबिनेट विस्तार होने वाला है। कैबिनेट का विस्तार कब कैबिनेट एक्सपेंशन हो जाएगा सर? बहुत जल्द, बहुत जल्द। कैबिनेट का विस्तार कब कैबिनेट एक्सपेंशन हो जाएगा सर? बहुत जल्द, बहुत जल्द। सूत्र बताते हैं कि नीतीश कैबिनेट विस्तार में इस बार जेडीयू कोटे से कोई खास परिवर्तन नहीं होने वाला, पर एक या दो मंत्री का पत्ता कट भी सकता है। वहीं कुछ नए चेहरों को भी मौका मिल सकता है। जेडीयू कोटे के एक मिनिस्टर के लोकसभा चुनाव लड़ने तक की बात कही जा रही है। हालांकि जेडीयू के बड़े नेता ऐसे सवालों पर कन्नी काट रहे हैं। अब ये तो अभी हमारा विषय नहीं है, मुख्यमंत्री जी का विषय है। मालूम नहीं है, मालूम रहेगा तो बताएंगे। नहीं, हमको मालूम नहीं, हम तो आ रहे हैं अभी क्षेत्र से। बीजेपी की यदि बात करें तो पार्टी की ओर से भी कुछ बदलाव हो सकते हैं। चुनाव से पहले जातीय समीकरण को साध कर युवा चेहरों को मौका मिल सकता है। महिलाओं को भी ज्यादा भागीदारी संभव है। जानकार इसकी वजह भी बताते हैं, तो वहीं कांग्रेस तंज कस रही है। एक तो अभी चुनाव है, उसको ध्यान में रखकर अति पिछड़ी जाति का कुछ चेहरे आएंगे। स्वाभाविक है कि अभी तो आप देखिए 9 सदस्य मंत्रिमंडल है सीएम सहित, उसमें कोई ब्राह्मण नहीं है, कोई कायस्थ नहीं है, तो अपर कास्ट में 2 जातियां तो अभी दिख नहीं रही हैं। इनको प्रतिनिधित्व देना होगा। देखिए, जिस दिन मंत्रिमंडल का विस्तार होगा उसके अगले दिन जनता दल यूनाइटेड में बड़ी टूट तय है। काम आसान नहीं है मंत्रिमंडल विस्तार, और नीतीश जी अब हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे लोकसभा चुनाव तक मंत्रिमंडल विस्तार।
मंत्रिमंडल विस्तार के बहाने एनडीए कई समीकरण साधने की कोशिश में है, पर संभावना है कि जेडीयू के मुकाबले बीजेपी ज्यादा प्रयोग कर सकती है। वैसे कैबिनेट विस्तार का अधिकार मुख्यमंत्री के पास ही है, पर चुनावी साल में मंत्रिमंडल विस्तार में विधायकों को संतुष्ट रख पाना एनडीए के लिए इतना आसान नहीं होने वाला। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और शो के सेगमेंट में अब देखते हैं बयान बवाली, नेताओं के वैसे बयान जिस पर मच गया है सियासी घमासान। तो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी ने कहा है कि महिलाओं को सभी क्षेत्रों में शिक्षा से लेकर रोजगार और पंचायत से लेकर संसदीय व्यवस्था तक से 50% आरक्षण मिलना चाहिए, तभी महिला सशक्तिकरण के सपने को साकार किया जा सकता है। चाहे शिक्षा हो, चाहे सेना हो, चाहे अंतरिक्ष हो, चाहे जहां भी हो, हमारे बेटियों के लिए 50% आरक्षण होना चाहिए। पढ़ाई के लिए भी 50% आरक्षण होना चाहिए। एमएलए, एमपी, राज्यसभा, काउंसिल सब में हमारे बेटियों के लिए 50% आरक्षण होना चाहिए। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक यूथ फ्रंट के अध्यक्ष अजहरुल इस्लाम बादशाह ने सीएए को सांप्रदायिक अधिनियम बता दिया है। असम की भाषा और संस्कृति को खत्म करने का आरोप लगाते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए बयान बवाली में। ये एक कम्युनल एक्ट है, इसका विरोध हम पहले से ही करते आए हैं और करते रहेंगे। इसका विरोध में हमने असम में हो, हमारा असेंबली में हो, असम असेंबली में हो या पार्लियामेंट में हो, हमारा पार्टी ने इसका विरोध किया है। हमारा पार्टी का सुप्रीमो ने पार्लियामेंट में भी इसका विरोध किया है और हमारा पार्टी इसका फुल्ली विरोध करते हैं। इसके जरिए खास करके असम का जो लैंग्वेज है, जो कल्चर है, ये टोटली खत्म करने का एक प्रयास है। कांग्रेस के बाकी विधायकों पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि उन्होंने मेरे पीठ पीछे वार किया है। कांग्रेस के टिकट पर जीत कर आए, पर राज्यसभा चुनाव में वोट बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में कर दिया। देखिए, पीठ के पीछे तो उन्होंने वार किया। कांग्रेस पार्टी के चुनाव चिन्ह पर जीत कर आए और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को वोट न डालकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट डाला है। यह सवाल पूछने से पहले आपको यह भी पता होना चाहिए कि उन्होंने वोट किसको डाला है। धन्यवाद। प्रधानमंत्री के सेगमेंट में देखते हैं ऐसी तस्वीरें जो सियासत के लिहाज से सोशल मीडिया पर हैं तेजी से वायरल। तो चुनावी वायरल में आपको तस्वीर दिखाते हैं बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की, जो कि मंगलवार सुबह गौशाला पहुंचे और गौ माता की सेवा करते नजर आए। तेजस्वी यादव ने गौशाला में गाय की सेवा करते हुए एक वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया। तेजस्वी ने इस बात का भी जिक्र किया कि जब कभी भी उन्हें समय मिलता है वो गौ माता की सेवा के लिए गौशाला आते हैं। केंद्र सरकार की ओर से नागरिकता संशोधन कानून यानी कि सीएए की अधिसूचना जारी करने पर मतुआ संप्रदाय के लोगों ने जश्न मनाया। तस्वीरें पश्चिम बंगाल की हैं। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले की इन तस्वीरों को देखिए, जहां जश्न मनाया जा रहा है सीएए लागू होने के बाद मतुआ समुदाय की तरफ से। और प्रधानमंत्री के शो के आखिर में देख लेते हैं फटाफट अंदाज में चुनाव से जुड़ी हुई 24 खबरें चुनाव 24 में। नायब सिंह सैनी बने हरियाणा के नए मुख्यमंत्री। सीएम पद के लिए शपथ, पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर का लिया आशीर्वाद। पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में पीएम मोदी ने तीनों सेनाओं का देखा युद्धाभ्यास। पीएम बोले, सेना हमारे देश का गौरव, हमारी ताकत दुनिया में गूंज रही है। पीएम मोदी ने 10 नई वंदे भारत ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। 85,000 करोड़ के रेलवे परियोजनाओं की दी बड़ी सौगात। सीए लागू होने के बाद तेलंगाना में पहली बार बोले गृह मंत्री अमित शाह, शरणार्थियों को मिला सम्मानजनक जीवन। सीए पर अपना वादा पूरा किया।
एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर हलचल तेज। बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े के घर हुई बीजेपी नेताओं की बैठक, कहा जल्द मिलेगी खुशखबरी। दिल्ली में पशुपति पारस के आवास पर मंगल पांडे ने की मुलाकात। सीट शेयरिंग को लेकर 1 घंटे तक दोनों के बीच हुई बातचीत। हाजीपुर सीट को लेकर पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच ठनी बीजेपी की सुलह की कोशिश। पशुपति ने कहा अब एक होना संभव नहीं। लालू प्रसाद के बेहद करीबी अमित कात्याल के खिलाफ फिर एक्शन। 17 लोकेशन पर ईडी का सर्च ऑपरेशन जारी। सीएम नीतीश कुमार को धमकी देने वाले शख्स विशेष चतुर्वेदी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। युवक ने गिरफ्तारी के बाद स्वीकारी अपनी गलती। एमएलसी चुनाव में बीजेपी ने अपने तीनों उम्मीदवारों की संपत्ति के आंकड़े को किया जारी। मंगल पांडे की कुल संपत्ति 2 करोड़ 2 लाख, जबकि अनामिका सिंह के पास 18 किलो चांदी समेत लाखों के जेवरात। कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद पर ईडी का शिकंजा। अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लगभग घंटों से 17 ठिकानों पर छापेमारी। विधायक अंबा प्रसाद के ठिकानों पर ईडी की कार्रवाई से कांग्रेस नेताओं में हड़कंप। पासु विधायक लंबोदर महतो बोले गड़बड़ करने वाले लोगों पर ईडी कर रही कार्रवाई। विधायक अंबा प्रसाद के आवास पर ईडी की छापेमारी का कांग्रेस नेताओं ने किया विरोध। प्रदेश महासचिव राकेश सिन्हा ने कहा विपक्षी नेताओं में डर पैदा करने के लिए ईडी का दुरुपयोग कर रही बीजेपी। रांची बनारस वंदे भारत की सौगात मिलने पर सांसद संजय सेठ का बयान, बोले दुनिया मोदी की मुरीद। सीएम योगी ने 11,000 करोड़ की योजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कार्यक्रम। किसी भी वक्त जारी हो सकती है बीजेपी की दूसरी लिस्ट। सोमवार को सीईसी की बैठक में प्रत्याशियों के नाम पर लगी मोहर। एसबी-एसपी नेता को भारी पड़ी ओपी राजभर की सलाह। गमछा पहनकर थाने पहुंचे नेता की पुलिस ने निकाली हेकड़ी। 2 दिन पहले ओपी राजभर ने गले में गमछा डालकर थाने में जाने की कही थी बात। असला लाइसेंस धोखाधड़ी केस में मुख्तार अंसारी दोषी करार। वाराणसी एमपी एमएलए कोर्ट से मुख्तार अंसारी दोषी। दोपहर 12 बजे सजा का कल होगा ऐलान। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने की जल जीवन मिशन की समीक्षा। अधिकारियों को पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। कहा हर घर नल हमारी प्राथमिकता। राजस्थान कांग्रेस की आने वाली है दूसरी लिस्ट। जालोर सिरोही सीट से वैभव गहलोत का नाम तय। इंदौर से शंकर लालवानी को फिर मौका दे सकती है बीजेपी। टिकट लगभग तय, नेताओं ने दी अग्रिम बधाई। मध्य प्रदेश कांग्रेस के कई बड़े नेता बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। कैलाश विजयवर्गीय का बयान, कहा बीजेपी में आने के लिए लगी है लाइन। ग्वालियर में इमरती देवी का फिर छलका दर्द। कहा जब कांग्रेस में थी तो 62,000 वोटों से जीतती थी, बीजेपी ज्वाइन करने के बाद मिली हार। छत्तीसगढ़ में मोदी की एक और गारंटी पूरी। किसानों को मिली धान के अंतर की राशि। बलोद से सीएम विष्णुदेव साय ने 13,000 करोड़ किए ट्रांसफर। तो प्रधानमंत्री के इस खास पेशकश में आज बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।